नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 2 विधानसभा क्षेत्रों में के 15 बूथों पर आज दोबारा मतदान हुआ। इन जगहों पर चुनाव आयोग ने एक दिन पहले कथित चुनावी गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स के बाद दोबारा मतदान का आदेश दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दोपहर 3 बजे तक इन बूथों पर 72% से ज्यादा मतदान हुआ है। और मगराहट पश्चिम विधानसभा, उसके बाद क्षेत्र के 11 मतदान केंद्र और डायमंड हार्बर के 4 केंद्रों पर मतदान कमोबेश शांतिपूर्ण तरीके से ही चला। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज जो दोबारा मतदान हुआ है उससे आपको क्या लगता है कि फायदा किसका हो रहा है? क्या इससे में तृणमूल कांग्रेस का फायदा होगा? क्या बीजेपी फायदा करेगी? बीजेपी का राजनीतिक रूप से फायदा हो सकता है। उधर तृणमूल कांग्रेस एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को क्यों डिप्लॉय किया जा रहा है। उस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं देंगे। और फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने आज अपने कार्डर्स को धन्यवाद भी दिया है। आज इन सारी चीजों को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि ये जो रीपोलिंग हुई है इससे क्या संदेश मिल रहा है। और अब तो बस कल एक दिन का समय बचा है और उसके बाद परसों वोटों की गिनती है, तो क्या कुछ हो सकता है। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ शिखा मुखर्जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। शिखा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ समीर पुरकायस्था है जो कि फेडरल के नॉर्थ ईस्ट के एडिटर हैं। समीर, आपका भी स्वागत है। शिखा जी से शुरू करूंगी कि शिखा जी, ये जो रीपोलिंग हुई है, जो दोबारा मतदान हुआ है 15 बूथों पर, आपको क्या लग रहा है कि ये मतदान, क्योंकि ऐसी गड़बड़ियों की खबरें आ रही थी इसलिए चुनाव आयोग ने कंप्लेंट्स का संज्ञान लिया और रीपोलिंग हो गई, लेकिन इससे क्या आपको लगता है कि एडवांटेज बीजेपी को होगा या तृणमूल कांग्रेस को? क्योंकि ये जो है ये तो सारे तृणमूल के गढ़ थे। ये तृणमूल के गढ़ थे, शायद अभी भी हैं, और इसलिए ये रीपोलिंग का ये जो परसेंटेज है, अब 3 बजे तक 70% से ऊपर, इसका यही मायने होता है कि जो पार्टीज वहाँ हैं उन्होंने काफी हद तक जिस तरीके से 29 तारीख को लोगों से मतदान करवाया है, क्योंकि इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, एक लोगों को बूथ पहुंचने की एक इंतजाम लगती है। और ये मुझे लगता है कि इस बार रीपोलिंग के टाइम पे भी यही हुआ है, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि रीपोलिंग के टाइम में इलेक्शन वोट जो प्रतिशत है वो कम होती दिखती है, लेकिन इस बार अगर 80 से ज्यादा हो तो इसका मतलब यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज अभी भी जमीन के साथ लगे हुए हैं और लोगों के साथ लगे हुए हैं कि ये रीपोलिंग में भी कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन आशंकाएं जो हैं, और ये बहुत अजीब सी आशंकाएं हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ये आशंकाएं नहीं बताई जा रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों में चर्चा है कि इससे क्या बीजेपी दोबारा कुछ ईवीएम या कुछ वोटिंग में कुछ गड़बड़ी करेगी। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज अब बन रही हैं। ये इलेक्शन ऐसा एक अजीब सा इलेक्शन है जहां पे ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज, ईवीएम में क्या होगा, बीजेपी ने किसको क्या कर दिया, डिलीशंस कैसे हुई, किसका क्या फायदा होगा, ये किसी को सही तरीके से हम लोगों को, हम जैसे लोग जो बहुत सारे इलेक्शंस हम कवर कर चुके हैं, हमको समझ में नहीं आता है। नहीं, लेकिन शिखा जी, एक जो बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों तरफ से डाउट हो रहा है लोगों को। आज बीजेपी ने भी स्ट्रांग रूम कहीं पे है और उसकी उन्होंने कंप्लेन किया है, शिकायत किया है, तो अब स्ट्रांग रूम खुला, इसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। कल तृणमूल ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो जिस तरीके से स्ट्रांग रूम खुल गया था और बैलेट पेपर्स के साथ टैंपरिंग की गई, उसको लेकर तृणमूल ने कंप्लेन किया था। तो अब अगर दोनों साइड कंप्लेन कर रही है तो जाहिर सी बात है कि ये कंप्लेन तो चुनाव आयोग से है।
चुनाव आयोग कुछ बोलना नहीं चाहता, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है, तो ऐसे में होगा क्या? और अभी मैं ये भी खबरें पढ़ रही थी कि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की भी बात की जा रही है फोर्सेस को, ताकि काउंटिंग सुचारू रूप से चले। तो ये जो पूरा एटीट्यूड है चुनाव आयोग का, इस पर क्या कहा जाए? देखिए, चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किया है इलेक्शन के लिए, मैं 29 तारीख को मैं खुद देख रही थी मेरे पोलिंग बूथ में, मेरे पोलिंग स्टेशन में, जिस तरह से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स लेके लोग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थे, उससे तो लग रहा था कि हम शायद टेररिस्ट हैं और हम पर नजरदारी रखा गया है कि हम कुछ गड़बड़ न कर दें। तो ये तो एक अजीब सा माहौल बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई बात सीधी तरह से ढंग से समझा के बोल नहीं रही है। एक ट्रांसपेरेंसी का एक डेफिसिट हमको लग रहा है, अभाव लग रहा है कि ये आप कुछ तो बोले, आप तो सही तरीके से हमको समझाएं, क्योंकि वोट हमारी है, वोट लोगों की है। वोट लोगों को ये समझना चाहिए कि उनका वोट सही तरीके से स्ट्रांग रूम्स में है, नहीं है, क्या हुआ है, क्यों तृणमूल और बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम सब वहां जाके पहुंच रहे हैं और वहां पे उनका कुछ ना कुछ शिकायत है कि कुछ गड़बड़ी है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको एक ट्रांसपेरेंट रूप से लोगों को समझाने की एक जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदारी लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही अवॉइड कर रही है। कह रही है कि देखिए हम कर रहे हैं। अरे आप कर तो रहे हैं, लेकिन अगर हमें यकीन ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज को यकीन ना हो, तो आप पे जो भरोसा रखना चाहिए लोगों को, वो भरोसा है नहीं। और इस भरोसा नहीं रहने पे इलेक्शन कमीशन की जो हरकतें हैं उसको संदेह के रूप से लोग देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। तो अगर लोगों को शिकायत है, कुछ शक है, तो इसका मतलब यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लोगों के मन में लगता है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रही हैं। अब मैं समीर के पास आती हूँ उसी सवाल के साथ कि समीर, जो ये रीपोलिंग हो रही है, इस रीपोलिंग से क्या डिफरेंस हो जाएगा? जो कंप्लेंट्स थी, कंप्लेंट इसीलिए हुई क्योंकि लोगों के मन में डाउट था कि भाई ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। किसी ने कहा कि ईवीएम पे टेप लगा दिया गया, किसी ने कहा ईवीएम पर इंक लगा दी गई ताकि कुछ पर्टिकुलर पार्टीज का जो सिंबल है वो दिखे ही ना। आखिर संतुष्टि आज किसको होगी इस रीपोलिंग के बाद? क्योंकि बीजेपी ने कंप्लेन किया था, क्या बीजेपी संतुष्ट है? बीजेपी को कोई कंप्लेन नहीं है। आज तो बीजेपी ने फिर से कंप्लेन किया है कि स्ट्रांग रूम खुला हुआ है। तो आज जो पूछने का मतलब है जो इस सवाल को, कि ये जो रीपोलिंग हुई है 15 बूथों पर, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन बैकफुट पर है, किसको एज मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, रीपोलिंग से जो बहुत ज़्यादा कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। जो ये है, और अभी तक किसको संतुष्टि मिला? देखिए, बीजेपी ने रीपोल का मांग की थी, रीपोल हो गई। सो ऑब्वियसली मतलब अगर आप उस एंगल से देखें तो बीजेपी को संतुष्टि मिलेगी कि उनका बात इलेक्शन कमीशन ने रखी और रीपोल हुई है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा ये रीपोल करके भी। जो भी नतीजा आना था 29 तारीख को ही जो मतदान हुआ है उसी में डिसाइड हो गया है अभी, और इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ये है जो पॉइंट है, ये रीपोलिंग का टाइमिंग लेके, और इलेक्शन कमीशन इतना जो देरी किया है। आप जानते हैं ये सब जो रूरल सब अर्बन एरियाज है, यहाँ काफ़ी वोटर्स माइग्रेंट वर्कर्स है। तो आप लास्ट मोमेंट में, आप जिस दिन इलेक्शन हुआ 29 तारीख को, उस दिन आप रीपोल नहीं, पूरा इलेक्शन होते दिया। अगर कोई ईवीएम में टेप लगा दिया गया था या इस तरह का घटना अगर कुछ कंप्लेन आया था, तो पोल को उसी दिन रोक देना चाहिए था।
इसको कंटिन्यू 6 बजे तक आप कराया, और उसके बाद आप बैठा रहे डिसीजन लेने में, ताना खींची में करके एकदम लास्ट मोमेंट में आप डिसाइड किए हैं कि कल सुबह रिपोर्ट। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको मतलब काफी ये होगा, हैरानी होगा कि भाई फिर से काम छोड़ के फिर से दौड़ो वोट देने में। तो ये एक मुद्दा होगा। और आज 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, देखिए 72 पॉइंट समथिंग का ये है वोटिंग हुआ है। अगर इसको आप कंपेयर करें तो सेकंड फेज में जो वेस्ट बंगाल का पोलिंग हुआ था उस टाइम में 3 बजे तक शायद 78% क्रॉस कर गया था। तो अभी तक फाइनल फिगर आया नहीं है, ले आने से मालूम चलेगा कि लास्ट टाइम का कंपैरिजन में इस बार वोटिंग ज़्यादा हुआ या कम हुआ है। लेकिन ये बात सही है, काफ़ी वोटर्स भी आज ये में कंप्लेन कर रहे थे बूथ में, जो हमें काम छोड़ के फिर से आना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन को ये सब देखना चाहिए था। मतलब आप वो एक जिम्मेवारी का पोजीशन में है, तो आप मतलब ये जो जनरल पब्लिक है उनका कुछ आप सुनाई नहीं करेंगे। एसआईआर में भी हम लोग देखे हैं ये सेम काइंड ऑफ एटीट्यूड, कोई मतलब किसी का भी सुनाई नहीं हो रहा है। आप डिलीट कर रहे हैं नाम, क्यों डिलीट कर रहे हैं नहीं बता रहे हैं। आप किसी को बोल रहे हैं कि जाओ और डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, आप क्लियर कट बोल नहीं रहे हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये जो मतलब कॉमन पब्लिक को जो एक मतलब क्या बोलेंगे कमोडिटी हिसाब से जो ट्रीट किया जा रहा है, मतलब इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आप सडनली आप डिक्लेयर करते हैं कल सुबह इलेक्शन है, कल आ जाना लाइन में, फिर से खड़ा हो जाना। तो ये तरीका नहीं है। एक मतलब जनरल पब्लिक को थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो, गवर्नमेंट हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, जब भी ये इनका मतलब जनरल पब्लिक को मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है इस देश में। आप कुछ भी करा सकते हैं, कभी भी लाइन में खड़ा कर दीजिए, कभी भी कुछ कर दीजिए। तो इनका ये जो प्रोसेस है, ये जो सडनली आप डिक्लेयर किए हैं, तो गड़बड़ी कैसे हुआ? सबसे पहला बात है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं उस ऑफिशियल का के अगेंस्ट में जिनके नाक के नीचे ये गड़बड़ी हुई है। आपने कहा कि भाई हम तो इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस ले आ रहा हूँ, इतना ऑब्जर्वर डेप्यूट कर रहा हूँ टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू सिक्योर बूथ्स। हालांकि इस बार ये तो मतलब मैं क्रेडिट दूंगा इलेक्शन कमीशन को, इस बार हालांकि अगले बार की चुनाव से कम मतलब ये देखा गया है, रिपोलिंग का भी कम हुआ है, और जो वायलेंस भी था वो कम था, पर्टिकुलरली सेकेंड फेज में। लेकिन आप अगर रेशियो मतलब ये स्केल देखें, जिस तरह का सिक्योरिटी मोबिलाइजेशन हुआ दिस टाइम, तो इसमें तो मतलब जो बोलता है ना पक्षी भी पेड़ ये नहीं मारना चाहिए था, तो कोई भी छोटा सा भी चूक होना नहीं चाहिए था। जिस तरह का मोबिलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपका बूथ का भीतर कैसे टेम्परिंग हो रहा है। तो ये जो सवाल आता है आप, और जिस एरिया में देखिए साउथ 24 परगनास में, उसमें तो आप जिस ऑफिसर को डेप्यूट किया है एज ए पुलिस ऑफिसर, उनको तो आप एकदम मतलब सिंघम टाइटल विटल दे के मतलब इतना इनको लेके हाइप हुआ है। तो मतलब इस ऑफिसर पर्टिकुलरली इनका जैसे जाके कैंडिडेट का घर में जाके फलता में एकदम धमकी देना और ये करना, जो हम किसी को मतलब हम कोई टॉलरेट नहीं करेंगे कुछ भी इरेगुलरिटीज। तो उसके बाद ये सब हुआ कैसा है और इसके लिए कौन जिम्मेवार है, और जो जिम्मेवार है उनके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा, तो ये सब कुछ भी नहीं। तो ये मतलब अभी पर तृणमूल कांग्रेस की जो पोजीशन है समीर, वो क्या है? आज तृणमूल कांग्रेस की जो चीफ है ममता बनर्जी, आज उन्होंने अपने पार्टी कैडर्स को धन्यवाद भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी उनको झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल ऑफिसर्स हैं और पीएसयू के ऑफिसर्स हैं उन पर हम कोई फर्दर ऑर्डर नहीं देंगे। इस समय तृणमूल की हालत क्या है? क्या आप लोग को पता चल रहा है कि तृणमूल के कैंप में डर है, काफी भय है? क्या इस बात का उनको डर है कि वो हार रहे हैं? क्योंकि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि तृणमूल तो गई है, बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है, इस तरीके का माहौल बन रहा है। जी देखिए, नर्वसनेस दोनों कैंप में है, सिर्फ तृणमूल कैंप में नहीं, इवन बीजेपी कैंप में भी नर्वसनेस है।
कोई भी श्योर नहीं है कितना सीट मिल रहा है, और इसीलिए भी इस बार देखिएगा स्ट्रॉन्ग रूम लेके इतना खींचाता नहीं। तो किसी का भी दोनों तरफ से ही नर्वसनेस है, और इस बार जो मतलब रुझान क्या रिजल्ट होगा, मतलब अभी तक इवन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना इंटरनल असेसमेंट भी काफ़ी मतलब ये है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए और जो सडनली जो वोटिंग में जो इंक्रीज हुआ है, जो सर्ज हुआ है, जनरली बंगाल में 88%, 82% ऐसे, तो 87%, 86% ऐसे वोटिंग होता है। तो इस बार जो 4-5% का जो सर्ज हुआ है, तो ये वोट किस तरफ जा रहा है वो भी एक निर्णायक है। ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है या एंटी एसआईआर वोट है, इसके ऊपर ये निर्भर करेगा कि ये रिजल्ट किस तरफ जाए। अगर ए एंटी इनकम्बेंसी वोट है तो ये एंटी इनकम्बेंसी वोट क्या सिर्फ बीजेपी को मिला, या इसको एंटी इनकम्बेंसी वोट सीपीएम और कांग्रेस ने भी कुछ उसमें से उनको भी कुछ मिला। और अगर एंटी एसआईआर वोट है तो जाहिर है बीजेपी के लिए ये बहुत अच्छा नतीजा आने वाला नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा। एक तो ये जो एडिशनल वोट जो हुआ है, इसको लेके भी काफ़ी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में थोड़ा नर्वसनेस है, ये किस तरफ से गया है। और ये आपको ये मिलेगा, मतलब आपको अगर दोनों पार्टी का रिएक्शन, पोस्टपोल रिएक्शन देखे तो उसमें साफ जाहिर होता है जो नर्वसनेस है। क्योंकि अभी सिर्फ ये जो स्ट्रॉन्ग रूम को लेके और स्ट्रॉन्ग रूम का सिक्योरिटी लेके आप देखिएगा, सिर्फ टीएमसी नहीं, इवन बीजेपी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सब जाहिर है कि बीजेपी भी मतलब कहीं ना कहीं उनका भी लग रहा है कि उनका स्थिति भी जितना मतलब मीडिया जितना ये बता रहे हैं कि जितना अच्छा है उतना अच्छा नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा। टीएमसी का भी ऑफ कोर्स ये पहले जितना लास्ट जो 2011 के बाद जो जितने भी इन्होंने चुनाव लड़ी है सब में टीएमसी ऑलमोस्ट स्वीप ही किया है। तो इस बार टीएमसी को भी एक कड़ा टक्कर है, टीएमसी के लिए भी। तो जाहिर सा बात है, नर्वसनेस है टीएमसी कैंप में भी। और आज अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी बैठे थे, अपना पार्टी वर्कर्स को लेके मीटिंग कर रहे हैं किस तरह से स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योर किया जाए, एंड मोस्ट प्रोबेबली कुछ डूस एंड डोंट्स भी इशू किया जाएगा। तो ये देखना है कि कल किसी तरीके का कोई सरप्राइज समीर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आखिरी कमेंट शिखा जी से लूंगी। कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो हमारे पास आज की रात पूरी बची है, अब देर शाम हो रही है और आज की रात है और कल का पूरा दिन और रात है। ये इलेक्शन, देखिए ये इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होने के पहले से सरप्राइज और सरप्राइज ही आया है। तो ये बोलना मुश्किल है कि कल क्या होगा। टिल इलेक्शन मुझे तो लगता है कि इवन रिजल्ट निकलने के बाद भी कुछ सरप्राइज शायद हो भी सकता है। क्योंकि इस बार जैसे है मतलब आप देखिएगा जो जिस तरह से टट्टे की टक्कर है, तो उसमें आफ्टर इलेक्शन भी रिजल्ट निकालने के बाद भी सरप्राइजेस हो सकता है, हॉर्स ट्रेडिंग एंड ऑल दोस थिंग। तो पता नहीं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें जो आपको क्या मिलने लगी हैं क्या ऑलरेडी? हॉर्स ट्रेडिंग भी तैयारी शुरू हो गई होगी। देखिए भीतर भीतर तो ये पहले से भी चल रहा था। मतलब ये अभी इस बार जो भी पार्टी आएगा तो बहुत मतलब ये डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो इवन लास्ट टाइम आप देखिए इतना ज़्यादा मार्जिन होने के बाद भी काफ़ी सारा बीजेपी के एमएलए टीएमसी में शिफ्ट किए थे। तो इस बार तो मार्जिन डिफरेंसेस कम होगा, तो इस तरह का दल बदल का चांसेस ज़्यादा है इस बार और भी। और अभी सरप्राइज के बाद आप देखिएगा शुरू से जिस तरह से मतलब कोई एसआईआर प्रोसेस हुआ, कोई कंसिस्टेंसी नहीं था, एवरीडे रूल्स चेंज हुआ। तो अभी ऑलरेडी मतलब कल क्या होगा बोलना मुश्किल है। एंड ऑलरेडी जैसे कि फलता को लेके एक मतलब अभी तक एक अनसर्टेनिटी है। जो आप जानते हैं कि फलता में भी रिपोर्ट डिमांड किया गया था, तो उसको लेके अभी भी अनसर्टेनिटी एक है।
जो कहीं वहाँ ऐसा रिपोल तो नहीं कि जिस दिन, होगा। कहीं ऐसा तो नहीं समीर कि जिस दिन वोटों की गिनती चल रही हो, उस गिनती के दौरान ये हो जाए कि अरे वहां कहीं कहीं पे रीपोल होगा, या इसके भी चांसेस हैं? देखिए जनरली तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि उस दिन पूरा इलेक्शन मशीनरी काउंटिंग में बिजी होगा, इवन पॉलिटिकल पार्टीज के भी जितना एजेंट्स और सब उसमें बिजी रहेगा। लेकिन विद ये अभी कुछ जिस तरह से हमारे ये इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, तो कुछ भी संभव है। ठीक है, आप ठीक, होके कुछ भी बोल नहीं सकते। ठीक है। अब मैं शिखा जी के पास आऊंगी अंतिम कमेंट के लिए कि शिखा जी, वही सवाल कि पश्चिम बंगाल में क्या होगा, पूरा देश यही पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल में होगा क्या 4 तारीख को। आपकी जो एक सिक्स सेंस है वो क्या कह रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है, या फिर इस सवाल पर आप जवाब ही नहीं देंगी? देखिए, अगर ये एक स्वाभाविक इलेक्शन होता, साधारण इलेक्शन होता, जहाँ पे ये डिलीशंस, SIR, हमको लग रहा है कि हम जब वोट देने जा रहे हैं ये टेररिस्ट स्टेट है, क्योंकि इतना इंतजाम था सिक्योरिटी फोर्सेस का। फिर उसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो नर्वसनेस हम देख रहे हैं, सब शिकायत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ होने वाला है। ये जो माहौल है, इससे लगता है कि स्वाभाविक तरह से अगर इलेक्शन होता तो एक हिसाब लगाया जा सकता था कि फलाने के पास ये इनका गढ़ है, इतना पहले वोट उनको मिल चुका है, उसी के हिसाब से हम एक अंदाज लगा सकते थे। लेकिन इस बार ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए समीर कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहले भी और अभी 2024 की जो लोकसभा इलेक्शंस थी, तो अगर इतनी ज्यादा कांटे की टक्कर है, तो आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्या त्रिशंकु सरकार भी हो सकती है? हंग वर्डिक्ट आ सकता है क्या? देखिए ये ना, यही मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में 77 साल के बाद, 77 में जो लास्ट इलेक्शन, पहली जो इलेक्शन हुई थी, उसके बाद से जो भी सरकार बनी है वो बहुमत से बनी है, और अल्प बहुमत नहीं, बड़ी बहुमत से बनी है सरकार। और ये त्रिशंकु का जो मामला है, यहाँ पे अगर बीजेपी के पास कमती हो, तो समीर जो बता रहे थे, हॉर्स ट्रेडिंग के सिवाय और उसके पास कोई चारा नहीं है। या महाराष्ट्र की तरह वो अगर दल को तोड़ दे, जो महाराष्ट्र हिमंत बिश्व शर्मा के हिफाजत पे लोग गए थे, और ऐसा, क्योंकि ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस जाएगी ना CPM जाएगी अगर उनको वोट मिलता है, ना ISF जाएगी। तो बीजेपी को तो एक ही स्ट्रेटजी है ना, कि अगर वो त्रिशंकु होता है तो त्रिशंकु बनता है, और अब बीजेपी दावा करती है कि हमें सरकार बनाना है, तो वो कहाँ से वोट लाएगी? बीजेपी को तो कहीं ना कहीं से तो वोट लाना पड़ेगा। तृणमूल का ये एडवांटेज है कि वो बीजेपी से भी वोट लोगों को टान सकती है, वो कांग्रेस से भी लोगों को टान सकती है, पहले वो CPM से भी लोगों को टान चुकी है। तो ये एक अजीब सा परिस्थिति है। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में तो आपने पूछा था, सौदा तो अभी से ही हो रहा है, कुछ दिन पहले से भी हो रहा है। हम सुन रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इतने पैसों पे लोग बिक सकते हैं। लोग बता रहे हैं कि अरे यार, ये लोगों को एक बार जीत जाने के बाद लोगों को अपने दल में लेना आसान है, जिताना मुश्किल है। इस माहौल में जिताना मुश्किल है। तो ये तो ऑलरेडी ये चर्चा पब्लिक में हो रही है, सिर्फ राजनीतिक पब्लिक नहीं, साधारण लोगों में भी यही चर्चा हो रही है कि ये बिकेंगे कितने में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सिर्फ लास्ट एक कहना चाहती हूँ कि ये पश्चिम बंगाल की जो इस बारी की जो इलेक्शन है, वो इतना ही अलग ढंग का हुआ है, जहाँ पे
न पॉलिटिकल पार्टीज न इलेक्शन कमीशन पे किसी का लोगों का कोई भरोसा नहीं है इन पे। एक अजीब सा ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है सब तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेस कहें, एडमिनिस्ट्रेशन कहें, राजनीतिक दल कहें, इलेक्शन कमीशन कहें, किसी पे किसी का भरोसा नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो देखना होगा कि 4 मई को अब क्या होता है, लेकिन दोनों तरफ नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है। किसी को नहीं पता कौन जीत रहा है, हालात इस तरीके के हो गए हैं और चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े भी कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग अभी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि वो एडिशनल फोर्सेस को लगा रहे हैं। अब एडिशनल फोर्सेस के क्या मायने हैं, वो रिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव की गिनती, जो मतगणना की काउंटिंग है, मतगणना के दौरान भी किस तरीके की रिगिंग होती है, इसके पहले के चुनाव में हम लोगों ने देखा है। क्या वो सब भी हमें देखने को मिलेगा? एक बड़ा सवाल इस समय पश्चिम बंगाल के पूरे राजनीतिक भविष्य पर इस समय खड़ा हुआ है। इस चर्चा को यहाँ खत्म करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिखा मुखर्जी, समीर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।